सो हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल साइकिल। हमें सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली सेल साइकिल होता क्या है। यार व्हेन अ पेरेंट सेल अगर एक डेफिनेशन में डिफाइन करा जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल वी कॉल इट एज अ सेल साइकिल। ये आपको डेफिनेशन हर जगह मिलेगी, बट यू नो व्हाट, ये जितना सिंपल डिफाइन है ना उतना सिंपल इवेंट नहीं है। It is so well regulated process that without permission your cell cannot divide। हम माइटोसिस बनाते हैं, मियोसिस बनाते हैं, द सेल डिवीजन इतना सिंपली बना देते हैं, बट ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोसेस। जो हमारी सेल साइकिल होती है वो ब्रॉडली दो फेजेस में डिवाइड करी जाती है। वन इज योर इंटरफेज एंड अनदर इज योर एम फेज। अब जो हमारा इंटरफेज होता है ना यार, इंटरफेज में वी हैव फोर फर्दर फेजेस। वी हैव G1 फेज, वी हैव G2 फेज, वी हैव S फेज एंड वी हैव G0 फेज। अलग अलग इवेंट्स अलग अलग फेजेस में होती है। माइटोसिस इज रेफर्ड टू एज योर इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि माइटोसिस में जो हमारा यू कैन से अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसमें हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी चेक करते हैं एंड अमाउंट ऑफ डीएनए भी कंसीडर करते हैं, दोनों के दोनों जो पेरेंट सेल में होते हैं, amount of DNA and number of chromosomes is exactly same what is present in your daughter cell। तो सबसे पहली चीज तो जेनेटिक मटेरियल के कंटेंट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दैट इज वाई वी कॉल इट एज एन इक्वेशनल डिवीजन, और इसे हम लोग बोल सकते हैं अनदर वर्ड इज होमोटिपिकल टाइप ऑफ डिवीजन। मतलब एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सेम क्रोमोसोम्स, सेम नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि मियोसिस के टाइम पर क्या होता है, मियोसिस के टाइम पर हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। दैट इज डिप्लॉइड सेल जब डिवाइड करता है तो हमें रिजल्टेंट हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स भी जो हमें मिलते हैं ना, दे हैव अ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जबकि माइटोसिस जो है, माइटोसिस में वी नेवर गेट एनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी। रादर अगर माइटोसिस के टाइम पर हमारे साथ में क्रोमोसोम्स का कुछ वेरिएशन हो, कोई म्यूटेशन हो, तो दैट इज नॉट अ फिजियोलॉजी, दैट इज योर पैथोलॉजी। खैर ये बात की बातें हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर कि इन फेजेस में होता क्या है। यार आपकी जो सेल्यूलर प्रोलिफरेशन है दैट इज हाईली डिफाइंड। कुछ बॉडी में सेल्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। अभी डिवाइड हुए, फिर अपनी डिवीजन कंप्लीट करके नेक्स्ट साइकिल में एंटर करते हैं, फिर अपनी डिवीजन कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट साइकिल में एंटर। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं लेबाइल सेल्स। जैसे ही उनका एक प्रोलिफरेटिव साइकिल कंप्लीट हुआ, वो सेकंड में एंटर कर जाते हैं। जैसे सेकंड कंप्लीट, मतलब कंटिन्यूसली वो डिवाइड होते चले जाते हैं, राइट। तो बेसिकली ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं लेबाइल सेल्स। कुछ सेल्स जैसे आपके स्किन सेल्स हैं, दे आर सेड टू बी योर लेबाइल सेल्स, ठीक है ना। मोर ओवर अगर आप बात करो तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो वेट करते हैं कि कोई स्टिम्युलस उन्हें मिले, और व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो दे विल डिवाइड, दे विल री एंटर इन द साइकिल ऑफ योर माइटोसिस। वो सेल्स होते हैं लेबाइल टाइप ऑफ सेल्स। एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ सेल्स जो अगर एक बार सो गए तो सो गए, फिर दोबारा वो डिवीजन में एंटर नहीं करते हैं, दैट आर सेड टू बी योर परमानेंट टाइप ऑफ सेल। हम बात करते हैं कि जो हमारे ये सेल्स ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं, बेसिकली ये सब हो कैसे रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग। सिंपल बताओ ना कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। देखो यार, आपका जो सेल है, हम एक सिंपल सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एक सेल है, उसके पास में कुछ सेट ऑफ प्रोलिफरेशन जीन्स होती हैं, यानी कि वो जीन्स जो अगर हमें एक्टिवेटेड मिली तो हमारे उस सेल में प्रोलिफरेशन मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, मतलब सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी। वो सेट ऑफ जीन्स जो एक्चुअली सेल्यूलर प्रोलिफरेशन को प्रमोट करती है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन्स। होता है ये जो हमारी प्रोटो-ऑन्कोजीन्स होती है ना, ये प्रोटो-ऑन्कोजीन्स में कौन कौन सी जीन्स आती हैं? एक जीन आएगी आपकी ग्रोथ फैक्टर की। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल ओपन अप अ बुक, और जब भी आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ोगे, आप एक चीज हमेशा पढ़ोगे, दैट कोई भी सेल साइकिल में एंटर तभी होता है डिवीजन के लिए व्हेन देयर इज प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ और एनफ अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एज वेल एज नरिशमेंट सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई। अगर ये दो चीजें प्रॉपर हैं तभी एक सेल आगे सेल साइकिल में एंटर करता है।
फैक्ट इज, ये ग्रोथ फैक्टर वहां पर आए कैसे? ग्रोथ फैक्टर्स एक्चुअली कहाँ से आते हैं? जो मैंने बताया कि सेल के अंदर कुछ सेट ऑफ जीन्स होती हैं जो अगर एक्टिवेट हो तो वो कोशिश करती है कि वो प्रोलिफरेटिव जीन्स को एक्टिवेट करें। वो सेट ऑफ जीन्स जो प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट कर सकती हैं, प्रोलिफरेशन में, सेल डिवीजन में सेल डिवीजन का मैकेनिज्म स्टार्टअप कर सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटो-ऑन्को-जीन्स, जिसमें सबसे पहली जीन आती है आपकी ग्रोथ जीन या फिर जीन फॉर दी ग्रोथ फैक्टर्स। वो क्या करती है? वो ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करती है और वो सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स विल मूव टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए और सेल के बाहर चले जाते। के बाद में जो ग्रोथ फैक्टर्स के साथ में दूसरी जीन होती है, दैट इज योर जीन फॉर द रिसेप्टर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए हैं सेल के बाहर, अब उनके लिए उसी जीन के एडजेसेंट एक और जीन है, दैट इज योर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन। वो क्या करेगी? वो रिसेप्टर्स बनाएगी। वो रिसेप्टर्स जाके सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगे, सेल मेम्ब्रेन में फिक्स होंगे एंड देन जो ग्रोथ फैक्टर्स सेल के बाहर रिलीज हुए थे, वो ग्रोथ फैक्टर्स उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे। अब क्या होता है, जब ये ग्रोथ फैक्टर्स और ग्रोथ रिसेप्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स जो लाइगेंड की तरह काम करते हैं, वो अपने अपने ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर अटैच हो जाते हैं, तो इंटरनली देयर इज सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म विच इज गोइंग ऑन। अंदर इंट्रासेल्यूलर मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, सिग्नलिंग पाथवे शुरू हो जाता है और एडजेसेंट जीन एक और फैक्टर रिलीज करती है, एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज करती है, जो जाके हमारी उन्हीं प्रोटो-ऑन्को जीन्स में एक जीन होती है जो कोड करती है साइक्लिन्स के लिए। Cyclins are the group of proteins without which the cell will not undergo any growth process. Cell जब भी एक growth cycle में enter करता है तो cyclins उनको maintain करते हैं। Cyclins are actually important. Cyclins are the group of proteins which are very important for the regulation of cell cycle. पढ़ोगे G1 साइक्लिन्स, G1 S साइक्लिन्स, S साइक्लिन्स, M साइक्लिन्स, G2M साइक्लिन्स। तो ये जो मल्टीपल साइक्लिन्स आ रहे हैं ना, इनका काम क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक होता है E2F, सेल्यूलर प्रोलिफरेशन शुरू कराने के लिए जरूरी है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज हो। कहाँ से रिलीज हो? देर इज अ प्रोटीन विच इज होल्डिंग दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज रेटिन आरबी प्रोटीन और रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन क्या करता है? E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, E2F नाम के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को होल्ड करके रखता है। अब क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन, जब ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए, उनके एडजेसेंट जीन ने रिसेप्टर्स बनाए, तो ग्रोथ फैक्टर्स का अंदर जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर अटैच हुए, अंदर सिग्नलिंग मैकेनिज्म शुरू हो गया। क्या होगा, जब वो सिग्नलिंग मैकेनिज्म इंटरनली शुरू हो जाता है तो क्या होता है, साइक्लिन्स जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं, जो साइक्लिन्स हैं, अंदर सेल बॉडी में वी हैव साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। काइनेज अगर किसी एंजाइम के आगे लगा है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेशन। वो फॉस्फोराइलेशन ही करेगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है, CDK हमारे पास सेल में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है? साइक्लिन्स। साइक्लिन्स विल गो एंड अटैच ऑन टू दी CDK। CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। एक्चुअली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस सेल के अंदर होने के बावजूद भी फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, जो साइक्लिन्स होते हैं ना, साइक्लिन्स विल गो एंड अटैच टू द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और साइक्लिन्स की अटैचमेंट इसीलिए जरूरी है ताकि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट के साथ। एक इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट? एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे साइक्लिन्स आर व्हाट? दे आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ अ सेल साइकिल, बहुत जरूरी होते हैं। ये जो हमारे साइक्लिन्स जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ में अटैच होते हैं तो क्या होता है, ये बनाते हैं माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर या मैच्योरेशन प्रमोशन फैक्टर। ये क्या है भाई? ये एक्चुअली एज द नेम सजेस्ट इट इज गोइंग टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये बन पहले ही जाता है क्योंकि हमारे पास G1 साइक्लिन्स भी हैं, G1 साइक्लिन्स और G1S साइक्लिन्स बेसिकली G1 फेज के एंड में
अमाउंट इनका इंक्रीज हो जाता है। बट एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे जीवन साइक्लिन्स और जीवन एस साइक्लिन्स हैं, ये बेसिकली जब CDK के साथ में रिएक्ट भी करते हैं, तब भी क्या होता है, ये इनका जो साइट है, इनकी कुछ साइट है काम करने की, वो एक्चुअली इनएक्टिवेटेड। ब्रॉडली मेंशन करा जाए तो एक्चुअली क्या होता है, जो आपका माइटोसिस प्रमोशन फैक्टर होता है या फिर मैच्योरेशन प्रमोशन फैक्टर होता है, उसमें यू हैव थ्रियोनिन 161, यू हैव टायरोसिन 15 एंड यू हैव थ्रियोनिन 14। थ्रियोनिन 161, थ्रियोनिन और वट एवर यू कैन स्पेल, थ्रियोनिन 161 की फॉस्फोराइलेशन is important, whereas the tyrosine 15 and threonine 14, they both requires dephosphorylation. Moreover, इन दोनों साइड्स पर हाइड्रोक्सिलेशन की जरूरत होती है. These are some sort of reactions which are required to make your MPF or maturation promotion factor activated. Fine, this is something happening. क्यों चाहिए exactly हमें, क्यों चाहिए ये MPF फैक्टर? जब आप माइटोसिस पढ़ते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है, देर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. आप प्रोफेज 1 पे पढ़ते हो, देर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो रही है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, बेसिकली वो न्यूक्लियर एनवेलप आपका डिसइंटीग्रेट हो जाता है. एंड हाउ आर दीज थिंग्स हैपनिंग? इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ योर MPF फैक्टर, दैट इज योर माइटोसिस प्रमोशन. एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ मियरली अ डिस्कशन सेशन. क्यों? क्योंकि हमने एक वाइट बोर्ड सेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड करा है माइटोसिस के ऊपर. अगर आप वो देखोगे तभी आपको ये MPF, थ्रियोनिन 161, टायरोसिन you have 15 and threonine 14, so all these things will be rememberable only and only if you go and look out to the lecture. नहीं तो अगर आपने बुक में से पढ़ा हो या कहीं से भी और पढ़ा हो, विदाउट दैट ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी. MPF फैक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, MPF फैक्टर हमने क्या बोला कि ये कब बन रहा है, जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं. डिफरेंस कहाँ आता है कि उनकी कुछ डोमेन्स इनएक्टिवेटेड रहते हैं. पहली बात तो जो डोमेन्स उनके इनएक्टिवेटेड थे वो कौन से एंजाइम, देयर इज एन इनहिबिटरी एंजाइम फॉर दैट इज WEE1. ठीक है, WEE1 इज द इनहिबिटरी एंजाइम जो बेसिकली हमारी उस एक्टिविटी को, MPF फैक्टर की एक्टिविटी को इनहिबिट. ये सब तो हम लोग तब बोल रहे हैं जब हमारा एग्जैक्टली MPF दैट इज माइटोसिस प्रमोशन फैक्टर इनएक्टिवेटेड है. जब ये एक्टिवेट हो जाता है तब क्या होता है? जब ये एक्टिवेट होता है तो बेसिकली जो आपका थ्रियोनिन 14 था और जो हमारा टायरोसिन 15 था, इनका डीफॉस्फोराइलेशन होता है, प्लस देयर इज अटैचमेंट ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय CDC25. मोरओवर, जो आपका थ्रियोनिन 161 साइट था, देयर अकर्स फोस्फोराइलेशन. वहां पर फोस्फोराइलेशन हो रहा है, कंफ्यूज मत होना. थ्रियोनिन 161 पर फोस्फोराइलेशन हो रहा है, जबकि थ्रियोनिन 14 पर डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है. टायरोसिन 15 का डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है. मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग. क्यों हो रहा है भाई? ये MPF फैक्टर इतना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है. क्या होता है, हमारा जो ये फैक्टर है, ये किस चीज पर काम करता है? ये काम करता है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स पर. कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन्स? जैसे कंडेंसिन्स के ऊपर, लेमिनिन्स के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, GM130 के ऊपर. कौन है ये जाने माने लोग? कौन है ये जाने माने प्रोटीन? कंडेंसिन्स जो होते हैं ना यार, कंडेंसिन्स नाम से ही होता है, ये बेसिकली क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन. यू हैव सीन एट द प्रोफेज 1 देयर अकर्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. भी अगर आप प्रोफेज पढ़ो माइटोसिस का, या जब भी आपको पढ़ा जाए कि देयर अकर्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो क्यों हो रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स? दैट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर बिकॉज ऑफ योर कंडेंसन प्रोटीन्स. कंडेंसन प्रोटीन्स की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास कौन सा एंजाइम है जो साइक्लिन्स के साथ अटैच हो रहा है, अटैच होने वाला एंजाइम है CDK, दैट इज योर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. एंड काइनेज एंजाइम विल ऑलवेज कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोस्फोराइलेशन. तो जैसे ही आपके कंडेंसन प्रोटीन का फोस्फोराइलेशन होगा, देयर अकर्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो जाएगी. What else is going to happen? हमने कहा कि लेमिनिन A, B and C, we have 3 लेमिनिन्स. एक्चुअली जैसे ही लेमिनिन प्रोटीन की कंडेंसेशन फोस्फोराइलेशन होगी, वैसे ही आपका न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो छोटी छोटी वेसिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं और वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है.
M130, a very important protein to carry out the structural integrity of your Golgi bodies and endoplasmic reticulum, उसको भी अटैक करता है, उसका भी phosphorylation होता है and eventually all these structures will disappear. So this is some sort of significance जो हम लोग cyclin और cyclin dependent kinase के attachment पर जो produce होता है, एक आपका mitosis promotion factor, उसके बारे में पढ़ते हैं. In each and every book you will realize there are written G1S cyclins, G1 cyclins, G2M cyclins and M cyclins. Along with that आपको CDK भी मिलेगा. ये तो एक ब्रॉड हो गया उनका फंक्शन. एक्चुअली ये प्रोलिफरेशन शुरू कैसे करता है? माइटोसिस प्रमोशन तो है, लेकिन ये प्रमोशन हो कैसे? थोड़ा सा डिस्कशन को रिवाइंड करते हैं. हमने क्या कहा था? हमने कहा था दैट ग्रोथ फैक्टर्स की जीन है जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगी. एडजेसेंट जीन रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगी जो सेल मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाएंगे. और जो ग्रोथ फैक्टर्स हमारे रिलीज हुए थे वो ग्रोथ फैक्टर्स लाइगेंड का काम करेंगे और ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर के ऊपर अटैच करेंगे. जैसे ही वो अटैचमेंट होगा इंटरनल इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे आपका एक्टिवेट होगा जो जाके साइक्लिन्स को ये बताएगा, जो एक्चुअली हमारे रिस्पॉन्डर जीन्स बोलते हैं साइक्लिन्स के लिए जो होती हैं. रिस्पॉन्डर जीन्स बेसिकली साइक्लिन्स को रिलीज करेंगी, साइक्लिन प्रोटीन बेसिकली बनाएंगी और साइक्लिन्स अटैच हो जाते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ में. इसके बाद में क्या होता है? सेल के अंदर जो मैंने आपको आरबी प्रोटीन बताया था वो क्या कर रहा है? वो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पकड़ के बैठा. हमारा आरबी प्रोटीन है उसने E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पकड़ा हुआ है. जब तक वो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज नहीं करेगा सेल्यूलर प्रोलिफरेशन शुरू ही नहीं होगी. तो बेसिकली जब हमारे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ में अटैच होते हैं, अगेन द सेम थिंग, CDK विल कैरी आउट द फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन. वो कॉम्प्लेक्स CDK अकेले नहीं जा सकता. CDK फंक्शनली तभी होता है जब साइक्लिन उससे अटैच हो जाते हैं. साइक्लिन और साइक्लिन एक तरीके से कहो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक इंसान है जो साइक्लिन्स नाम के साइकिल पे बैठ के और आरबी प्रोटीन के पास में जाता है एंड आरबी प्रोटीन की वो कैरी आउट करता है फॉस्फोराइलेशन. इट इज गोइंग टू फॉस्फोराइलेट द आरबी प्रोटीन और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होती है ना आरबी प्रोटीन की, इमीडिएटली E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज रिलीज. ये तो बात हुई कि साइक्लिन्स ने किस तरह CDK के साथ में इंटरैक्शन रख के E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज करा के सेल्यूलर प्रोलिफरेशन शुरू कर दिया. अब हम बात करते हैं जो हमने एक्चुअली सेल साइकिल में बुक्स में पढ़ना होता है. सेल डिवीजन में दो टाइप की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस इज सेड टू बी योर इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज सेड टू बी योर रिडक्शनल डिवीजन. क्यों भाई इक्वेशनल डिवीजन क्यों है? बिकॉज पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में जो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है दैट रिमेन्स द सेम. तो हमारा जीवन फेज होता है. जीवन फेज में बेसिकली क्या होता है? जब हमारा सेल, पता है सेल को इतना भी अलाउड नहीं होता कि एक्चुअली पता है क्या होता है, सेल जो होता है ना वो अगर उसमें कोई डैमेज है तो पहली बात तो उसको अलाउड ही नहीं होता. अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं. जैसे हम लोग जाते हैं ना घूमने तो हमारे लिए चेक पॉइंट्स बनाए होते हैं कि भैया यहाँ स्कैनिंग होगी वहाँ स्कैनिंग होगी कि कोई गड़बड़ तो नहीं. और जिस भी आदमी के टाइम पे वो लाल बत्ती चलती है वो बंदा अंदर अलाउड नहीं होता. सिमिलरली सेल साइकिल में भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं. देयर इज अ G1S चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट. क्या होते हैं ये पॉइंट्स? एक्चुअली ये चेक पॉइंट्स होते हैं कि किसी भी तरीके का DNA, अगर पहली बात तो अगर कोई DNA डैमेज्ड है तो वो डैमेज DNA रेप्लिकेट ना हो. ठीक है, वो सेल जो एक्चुअली डैमेज्ड है वो रेप्लिकेशन के लिए आगे ना जाए. और चेक पॉइंट्स होते हैं कि अगर इन केस कोई डैमेज स्ट्रक्चर रेप्लिकेट हुआ भी है तो वो आगे माइटोसिस के लिए तो बिल्कुल भी ना. तो हमारा जीवन फेज होता है. जीवन फेज में होता है एक्चुअली तैयारियां. कौन सी तैयारियां? सेल के DNA रेप्लिकेट, क्योंकि S फेज का मतलब होता है फेज ऑफ DNA सिंथेसिस, यानी कि वो फेज जब DNA रेप्लिकेट करेगा वो होता है S फेज. S फेज से पहले आता है G1 फेज. ठीक है, G1 फेज में होती हैं तैयारियां. जो भी मेटाबोलाइट्स हमें चाहिए होते हैं, जो भी मल्टीपल चीज़ें, जो भी साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उनको इंक्रीज किया जाता है. भाई एक सेल से दो होने वाले हैं एग्जैक्टली, तो उतना ही अमाउंट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स विल बी रिक्वायर्ड. तो वहाँ से क्या होता है कि हमारा G1 जो हमारा स्टेज है उसमें होती हैं सारी तैयारियां बिफोर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA. S फेज तक आने के लिए DNA रेप्लिकेशन से पहले जो भी प्रोटीन्स चाहिए वो सब तैयार. G1 फेज के बाद आता है S फेज, दैट इज योर फेज ऑफ DNA रेप्लिकेशन.
पहले चेक होगा कि कोई भी सेल जो अगर डैमेज्ड है, जिसका डीएनए डैमेज है, वो रेप्लिकेशन में नहीं जाएगा। मोर ओवर, अच्छा एक ना क्या होता है, जब हमारा सेल डैमेज होता है ना, तो देर आर मल्टीपल जीन्स जो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि एक डैमेज्ड जीन कभी भी रेप्लिकेट ना हो। और अगर रेप्लिकेट हो रही है, अगर, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद में G2 फेज होता है, G2 फेज में होती है माइटोसिस की तैयारियां, G1 फेज में होती है डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारियां, और G2 फेज में होती है माइटोसिस में एंटर करने की तैयारियां, राइट। तो अब एक्चुअली क्या होता है, जब आपका G2 फेज आता है, जब आपका G2 फेज होगा, उसके बाद आपका M फेज आएगा। हमने सारे इवेंट्स अपने लेक्चर में प्रॉपरली रिकॉर्ड करे हैं। ये हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हो, इसीलिए प्लीज पहले उसको देखना, उसके बाद में डिस्कशन पर आना। अब हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं माइटोसिस के ऊपर, माइटोसिस के टॉपिक के ऊपर, वरना वो तो रह ही जाएगा डिस्कशन में। माइटोसिस में 4 फेजेस होते हैं, योर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि आपको बोला जाता है कि सेंट्रोजोम्स प्रोफेज 1 में बेसिकली क्या होता है, सेंट्रोजोम्स पोल्स की तरफ मूव करते हैं, मतलब आपके जो आपका एक तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन अगर, मोर ओवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डीजेनरेट, ठीक है। इनके साथ में आपको बोलते हैं कि जो आपके सेंट्रोजोम्स होते हैं ना, वो सेंट्रोजोम्स दोनों पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्ट्रक्चरली सेंट्रियोल्स ही सेंट्रोजोम बनाते हैं, लेकिन प्लीज कंफ्यूज मत होना। When you are going to write about centrosome, then always say that at the G2 phase पर क्या होता है, जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं ना, जो अगर आपको नहीं पता हो तो सेंट्रियोल का भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर रखा है। जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो पहले क्या होता है, देयर अकर्स G2 फेज में ही डुप्लीकेशन ऑफ दीज सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, और एक्चुअली दे फॉर्म दी सेंट्रोजोम्स। फिर ये पेयर्ड सेंट्रोजोम्स प्रोफेज 1 में, और यू कैन से प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में, 2 पोल्स की तरफ मूव करते हैं, एंड वहां से फिर फर्दर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। प्रोफेज की अगर हम बात करें तो प्रोफेज में तो हमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन बिगिंस। क्यों हो रहा है ये हमें भी पता है, बिकॉज हमारा जो एम माइटोसिस प्रमोशन फैक्टर एक्टिवेटेड है, दैट इज एक्टिंग ऑन कंडेंसिन्स, लेमिनिन्स, हिस्टोन्स, ऑल दीज प्रोटीन्स आर अफेक्टेड। जहां तक रही बात मेटाफेज की, तो मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट। मेटाफेज के टाइम पर जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक्चुअली इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं, सेंट्रोजोम से निकलते हैं, और इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं, मेटाफिजियल प्लेट पर अरेंज होते हैं। वो टाइम क्रोमोसोम सबसे ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेच होते हैं फाइबर्स। फिर आता है हमारा एनाफेज, जब स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, और क्रोमोसोम्स जो अभी तक क्या थे, थे तो 1 क्रोमोसोम ही, लेकिन डबल क्रोमेटेड स्ट्रक्चर थे। अब उन डबल क्रोमेटेड सिंगल क्रोमोसोम में होती है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एक क्रोमेटेड इधर, एक क्रोमेटेड इधर। मेटाफेज के बाद आया एनाफेज में उन्होंने पोल्स की तरफ मूव किया, इवेंचुअली साइमल्टेनियसली टीलोफेज तक आते आते हमारा जो साइटोप्लाज्म है, देखो सेल के अंदर 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जो हम लोग 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि सेल में आपको एक डार्क सर्कल जो नजर आएगा बीच में, वो होगा आपका न्यूक्लियस, एंड अराउंड द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट दैट इज सेड टू बी योर साइटोप्लाज्म। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सेल डिवीजन में 2 डिविजन्स होती हैं। न्यूक्लियस डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म को इक्वली डिवाइड करना होता है उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन तो माइटोसिस ने करा ही करा, अब साइटोप्लाज्म को भी 2 इक्वल डॉटर सेल्स में हमें डिवाइड करना है, और जब हम उन्हें 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के जो फरोज होते हैं दे स्टार्ट डीपनिंग आउट, एंड दिस इज द वे हाउ अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2। एक तो होता है आपका आरबी प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबी प्रोटीन आरबी जीन से कोड होता है, और अगर आरबी प्रोटीन नहीं होगा तो आपका E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 24 घंटे सेल्यूलर प्रोलिफरेशन करेगा। तो अगर आप कैंसर या न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहीं कोरिलेट करते हो तो सबसे पहला आता है कि देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ आरबी प्रोटीन
दैट इज योर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। क्यों? क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन ने E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को होल्ड कर रखा है, और जैसे ही आरबी प्रोटीन से E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होता है, वो रिलीज होते ही जाता है प्रोलिफरेटिव जीन्स के पास में, एंड प्रोलिफरेशन बिगिंस अप। दिस शुड नॉट बी डन। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में दिस कुड बी वन ऑफ द। एक हमारी जीन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं P53 जीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जीन। एक होती है हमारी ATM जीन, एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया जीन, दिस इज द एक्चुअल नेम। इनका काम क्या होता है? जो ये ATM जीन होती है, ये 24 घंटे चेक करती है कि कोई भी DNA जो डैमेज हो, किसी भी रिएक्टिव, यू कैन से मल्टीपल डैमेजेस आर देयर, केमिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से कोई डैमेज हो या कोई रेडिएशन इंजरी है DNA की, तो दैट शुड नॉट एंटर फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये चीज खराब है, DNA रिपेयर, वो इंफॉर्मेशन P53 जीन के पास जाती है, दैट ये हमें एक DNA मिला है, ये डिफेक्टिव है, इसे रेप्लिकेशन के लिए आगे नहीं भेजना। तो जो P53 प्रोटीन्स रिलीज करता है वो जाता है और DNA रिपेयर जीन्स को कहता है कि भैया यहाँ ये गलती है, इसे करेक्ट करो, तो हम इस सेल को आगे भेज सकते हैं। अच्छा, ये तो तब हुआ जब DNA डैमेज था और रेप्लिकेशन ही नहीं हुई। सपोज डैमेज्ड DNA किसी तरह रेप्लिकेट हो गया, तो भी वो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो डैमेज्ड DNA रेप्लिकेट हो गया है, अब ये आगे ट्रांसफर ना हो। तो बेसिकली वो अटैक करेगा कि सेल का प्रोलिफरेशन ना हो। उसके लिए वो क्या करता है? साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स बना होता है, उस पर जाकर अटैक करता है कि दैट स्टॉप, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर प्रोलिफरेशन बिकॉज इट इज कॉल्ड दैट देयर इज अ रेप्लिकेटेड DNA विच शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर। अब आप देखो कि अगर किसी को कैंसर या न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका सेल्यूलर प्रोलिफरेशन हाई क्यों है? हो सकता है कि उसकी बॉडी में P53 जीन डिफेक्टिव हो। इसके बाद में क्या होता है? एक चीज और है, अगर इन सब चीजों का बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब अपनाता है, अगर सपोज डैमेज उसके हाथ में नहीं है, तो क्या करेगा? वो 2 फेजेस, कुछ सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करेगा। तो उन चीजों में सेल को वो सेनेसेंस एजिंग प्रोसेस में भेज देता है। सेल सेनेसेंस प्रोसेस, पता है 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्यूसेंट फेज और एक होता है सेनेसेंस फेज। क्यूसेंट फेज जो होता है ना, वो होता है हमारा G0 या G0 फेज, मतलब सेल्स जाते हैं G0 फेज, रेस्टिंग फेज में जाते हैं, और वो रेस्टिंग फेज में टोटली रेस्ट आउट करते हैं। जब रिक्वायर्ड होता है, जब स्टिमुलस मिलता है, तभी वो एक्चुअली प्रोलिफरेटिव साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज वो रेस्ट करते रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक सेल को वो सेनेसेंस मैकेनिज्म में भेज रहा है, तो मतलब क्या है? अब उस सेल के पास रेप्लिकेट होने का कोई मैकेनिज्म नहीं बचेगा। मतलब वो सेल जिंदा है लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, वो किसी सेल साइकिल में स्टिमुलस मिलने के बाद भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है और सब लोगों के दिमाग में आता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, अच्छा हाँ, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, सब लोग पूछते हैं, मेरे से भी पूछा गया था, न्यूरॉन्स बेसिकली क्यों एंटर नहीं करते हैं सेल्यूलर प्रोलिफरेशन में? अरे भैया, अगर न्यूरॉन्स एंटर कर गए ना, तो ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन जो आज तक नहीं हुआ वो भी होना शुरू हो जाएगा। न्यूरॉन्स बेसिकली नहीं करते हैं ग्रोथ साइकिल में। एक बार उनका साइकिल कंप्लीट, वंस दे हैव एंटर्ड इनटू द क्यूसेंट फेज, दे विल नॉट री एंटर इनटू दी, वो परमानेंट सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं। एक्चुअली क्या होता है यार, न्यूरॉन्स के पास में ना ही तो ग्रोथ फैक्टर्स की कमी है, ना ही उनके पास में किसी नरिशमेंट की कमी है। दे आर प्रोग्राम नॉट टू डिवाइड, नहीं डिवाइड करना, योर डिविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। दे एक्चुअली हैव दिस जीन प्रोग्रामिंग दैट दे विल नॉट एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन फर्दर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੈਕਚਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਪਾਊਗੀਆਂ। message please, I'll record that in English or Hindi later on, but please go and visit out the lecture which is available in whiteboard marker type of session, and hopefully all these terms will be really clear. बहुत interesting है cell cycle and cell division. Thank you.